हेलो फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हमने लोगों ने अध्याय आईएएस के 4-5 टेस्ट सॉल्व कर लिए और दृष्टि के भी करेंगे। लेकिन क्या है, करंट अफेयर का एक केवल मतलब जो अलग से ही क्लास में बनाने वाला हूँ। तो उस क्लास में हम मेक आईएएस जो आपका है, ये प्रयागराज में भी कोचिंग है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में इसकी ब्रांचेस है और बहुत अच्छी कोचिंग है। इसने क्या ना कि आपका जून से लेकर फरवरी तक एक बहुत अच्छा यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर में, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में बनाया है। लगभग इसमें आपके 1275 क्वेश्चन हैं, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। और ये जून 2023 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक है, मतलब पूरा करंट कवर हो जाएगा। तो इसकी मैं क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो मेक आईएएस से आप जुड़े रहिए, नहीं रैंकर मेकर से आप जुड़े रहिए। यहाँ पे मेक आईएएस के आपके क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेंगे। चलिए, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें। करंट अफेयर का देखिए, एकदम से इसके बाहर कुछ नहीं है। अब आप घटना सार पढ़ेंगे, ई दृष्टि पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें चीज़ें वन लाइनर दी गई। हमें क्वेश्चन का भी पैटर्न जानना है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें पूरे क्वेश्चंस को आपको बना के दिया गया। तो सॉल्व करते हैं आज के एमसीक्यू। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। देखो, चलिए, जैसे लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, हाँ आंसर आपको, चलिए फर्स्ट में लिखा है कि सवांग बंदरगाह जिसके विकास के लिए भारत सहयोग कर रहा है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है ये बताना में, तो ये आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में ये स्थित है आपका सवांग, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में इंडोनेशिया के जो आशय प्रांत में स्थित सवांग बंदरगाह के विकास का एक संयुक्त व्यवहारत अध्ययन किया, पूरा किया है ना। और सवांग बंदरगाह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। तो अभी मोदी जी घूम रहे थे ना, अंडमान गए इधर उधर, तो उस टाइम से इसकी बात हुई। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भारत को मलक्का जल डमरू मध्य से तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए। और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड क्या है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस डिजिटल कुंभ संग्रहालय, किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण के प्रस्ताव दिया गया है। तो डिजिटल कुंभ की बात करेंगे, ये आपका उत्तर प्रदेश में बनने के लिए इसको एक संग्रहालय बनेगा, वो भी डिजिटल कुंभ के रूप में। तो इसका नाम यहाँ पे किया गया है ना। इस संग्रहालय का जो उद्देश्य है, प्रसिद्ध कुंभ मेले के जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करने हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना। इस टाइप से मतलब चीज़ें जो कुंभ होना है ना, ये सब सारी चीज़ें उसमें आपकी रखी जाएंगी, उनके संग्रहालय के रूप में चीज़ें रहेंगी। तो ये आपका डिजिटल कुंभ संग्रहालय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चोहा चावल, देखो ऐसे क्वेश्चन से इसमें क्या ना, सॉल्व करने से ये पता चल रहा है क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना आप। और बस लाइनर तो आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम भी चाहते हैं आपको, जैसे पिछली बार आपका घटनासार और ई दृष्टि का जो कंप्लायंस कराया था आरओ में, वो भी हो जाता है। लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन देखना है, इस बार गलती नहीं करना है, पीसीएस है, हल्के मत लेना। जोहा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। तो ये व्यापक रूप से इसकी खेती गारो हिल्स असम में की जाती है। यह चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। तो उपरोक्त में से कौन से सही है वो बताने। तो इसका दोनों सही है। यहाँ पे आपके जोहा चावल के संदर्भ में क्या हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो मतलब इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिकों ने भारत में ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में ये आपका रहेगा। ये जोहा चावल जो न्यूट्रास्यूटिकल्स गुणों पर ये आधारित है और ये गारो हिल्स में ही पाए जाते हैं। मोस्टली इनकी जो बात की गई है, मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, जिससे मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक आशाजनक विकल्प है। मतलब जब मधुमेह जो रोग होना है उसको रोक लेंगे तो बहुत आशाजनक, मतलब अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है कि आपका हाल ही में पुरातात्विकविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। तो किस देश में 4000 पुराने जो अभ्यारण्य का पता लगाया, वो आपका बी हो जाएगा, नीदरलैंड। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना है, क्योंकि जो पुरातत्वविदों की बात करें, मध्य नीदरलैंड में उन्होंने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया, क्योंकि माना जाता है कि इनका जो उद्देश्य है वो स्टोन एज के समान था। और ये आकार में अगर इनकी बात करें 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। और अभ्यारण्य मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया था। इसे संक्रांति के दौरान सूर्य के साथ संरेखित भी किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 देखते हैं, स्पीड से चलते रहना है, कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है,
एशियाई विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 ऑप्शन दिए गए। इसका जो मुख्यालय मनीला में स्थित है, ठीक है, और इसका जो हम सत्य बताना, इसका जो प्रमुख फोकस सकारात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना जैसे क्षेत्रों पर है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी के बारे में बताना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी वाला है, मतलब दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है। एशियाई जो विकास बैंक एडीबी के संदर्भ में, इसका जो मुख्यालय मनीला बिल्कुल सही है ना। भारत के लिए अपनी जो 2023 से लेकर 27 तक की साझेदारी रणनीति भी एक जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की बात करेंगे। यह जो रणनीति है देश के विकास को गति और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए। भारत के लिए एडीबी की जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 3 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर होती है। कौन कौन से? संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना और जलवायु लचीली विकास को बढ़ावा देना, और गहरी सामाजिक और आर्थिक समावेशी में भी होना चाहिए। एडीबी का जो मुख्यालय भारत के जो मनीला, मतलब भारत के नहीं, भारत के विभाजन के, एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है और अगले 5 वर्षों में भारत के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी होता जा रहा है, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं आपके। तो ऐसे क्वेश्चन करने। खनिज सुरक्षा साझेदारी एमएसपी की बात करें तो खनिज सुरक्षा साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से सही होंगे? यह महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों के लिए लचीली और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक विकास हेतु एक पहल है। भारत अब तक इस पहल से सम्मिलित नहीं हुआ है, तो इसमें अभी तक भारत सम्मिलित नहीं हुआ, ये कह रहा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका केवल इसमें जो हमें सही नहीं है बताना था, तो आपका दूसरा वाला नहीं है, मतलब पहला वाला सही है। क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका के नेतृत्व में जो आपकी खनिज सुरक्षा मतलब साझेदारी हम बात कर सकें, मिनरल सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप्स है एमएसपी की जो स्थापना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए की गई थी। वो उद्देश्य क्या है? जो ऊर्जा खनिजों के लिए लचीली और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए विकास, वैश्विक विकास को फास्ट ट्रैक, मतलब एक टाइप से फास्ट करना है। और भारत हाल ही में जो 12 अन्य साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के साथ इसका सदस्य बना है, मतलब 12 जो अन्य साझेदार देश हैं और यूरोपीय संघ भी है, तो भारत भी उसी में शामिल हुआ था। ये इसमें लिखा था कि नहीं है, तो ऐसा गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है अवधि और श्रम बल सर्वेक्षण। कौन सा? अवधि और श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PLF क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का इसे लिखा है कि इसमें इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल आप करंट के और वैसे इकोनॉमिक्स का पोर्शन से देखेंगे, सही है। यह मानसिक स्तर पर बेरोजगारी को मापता नहीं है, बेरोजगारी को नहीं नापता भैया, तो ऑप्शन यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अनुसार ये हम अगर 2023 के आंकड़ों की पहली तिमाही के में जो भारत की शहरी बेरोजगारी दर की बात करें 6.8% और ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है, और पिछली तिमाही में ये 7.2 की दर से महत्वपूर्ण कमी आई है। तो ये बता रहे हैं भैया कमी आई है, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत है। पुलिस जैसे फॉर्म में 48-49 लाख फॉर्म डल रहे हैं, तो बेरोजगारी दर बहुत है। आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की बात करें तो ये वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के में बेरोजगारी को मापता है, और 2023 की पहली तिमाही में पुरुषों में बेरोजगारी दर 6% थी और जबकि महिलाओं में 9.2% थी। यह पिछली तिमाही की तुलना में मामूली सुधार का संकेत था, और पुरुषों के लिए 6.5 और महिलाओं के लिए 9.6 थी। श्रमिक जनसंख्या अनुपात और पुरुष बल भागीदारी की बात करें तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, मतलब हम बोल सकते हैं WPR में मामूली सुधार हुआ था। जनवरी-मार्च 2023 में WPR मतलब श्रमिक जनसंख्या अनुपात 45.2% पहुंच गया था, जबकि पिछली तिमाही में यह 44.7% था। पुरुषों में WPR 45.2%, जबकि महिलाओं में 20.6% था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा देखिए बेरोजगारी दर से था आंकड़े, भाई आंकड़े ये लोग जमीनी स्तर से नहीं ले रहे हैं ना हम, लेकिन अपन लोग तो भाई कंप्यूटर है नहीं बोल सकते, लेकिन ज़रूरी है कि बोलना, बट क्योंकि इस टाइप की चीज़ें नहीं है, जमीनी स्तर से नहीं लेंगे चीज़ें पता नहीं चलती। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जो आपका ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना। तो ये 2004 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। और कौन से मंत्रालय का? एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू के जो उत्पाद थे अधिनियम 2004 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया और कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म को नशा और तंबाकू वाले सीन्स पर कम से कम 50 सेकंड का तंबाकू विरोधी डिस्क्लेमर, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल हो, उसे दिखाना अनिवार्य। OTT प्लेटफॉर्म मतलब जितने भी आपकी अमेजोन है या प्राइम TV कुछ भी है, इन सब में इनको 50 सेकंड तक के लिए इन्होंने कहा था इसको दिखाना।
ओटीटी प्लेटफॉर्म को सभी प्रोग्राम में जो टोबैको प्रोडक्ट्स दिखाए जाने पर एसिटिक एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग मैसेज भी देना होगा। बहुत सही है, लेकिन फिर भी तो लोग मानते नहीं कितना, है ना। सुधर जाओ, अभी नहीं सुधरोगे फिर दिक्कत होगी। देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया? बताइए, अहिल्या नगर किसका कर गया? तो ये आपका अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। वहाँ के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा की थी कि अहमदनगर शहर को का नाम जो 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोशिश रहेगी, देखिए जितने क्वेश्चंस हो गए उतना करा देंगे आपको। निम्नलिखित में से किस देश या संस्था द्वारा भारत के रिवार्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान की जाती है? तो रिगार्ड प्रोग्राम सहायता प्रदान की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये विश्व बैंक के द्वारा इसमें आपका जो रिवार्ड कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से कि एक पहले जो 2021 से लेकर 2026 तक लागू किया जाता है। इस जो कार्यान्वयन की हाल ही में सचिव जो भूमि संसाधन विभाग और विश्व बैंक की टीम द्वारा समीक्षा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना, कौन सा? चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीता समिति के लिए इनका राजेश बंसल जी को, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। राजेश बंसल को यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एनटीसी की बात करेंगे, तो वो 11 सदस्यीय जो चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया। और पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश बंसल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि आपका एक्स पोस्ट या एक्सरे जो पॉलिरीमीटर्स सैटेलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला दिया गया था यह भारत का दूसरा पॉलिरीमेट्री मिशन है। फिर आपका लिखा है इसमें नीचे कि इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे केवल आपका दूसरा वाला सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला कि इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसमें जैसे ऊपर लिखा था कि ये जो एक्सपोज चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगा और 2 पोलेड ले जाएगा। चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करने वाला यह दुनिया का केवल दूसरा ध्रुवीय समिति मिशन मतलब पॉलिरीमेट्री मिशन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या लिखा है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए, जो मेक IAS है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते थे MCQ के फॉर्म में, एक तो सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस, कौन सा? हेलियोपोलिस मेमोरियल किस देश में स्थित है? तो ये आपका ए हो जाएगा, मिस्र में। कहाँ पे? प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र और फिलीपींस में प्रथम विश्व युद्ध में जो लड़ने वाले लगभग आपके 4,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में इनकी सम्मान में हम बात कर सकते हैं। तो मिस्र के जो काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। और जो हेलियोपोलिस ये पोर्ट टैबिक मेमोरियल बड़े हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेप्स कब्रिस्तान का हिस्सा है। यह कब्रिस्तान लगभग आपका 1700 राष्ट्रमंडल सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाई थी। तो यहाँ पे मोदी जी भी गए थे। ये मिस्र में आपका देखिए सरसरी निगाह से जितने भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं 17 मार्च के पहले उतने कर लीजिए। वो भी MCQ फॉर्म में देखिए ना क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब थ्योरिकल चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है तो आपका ए हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, मतलब ILO के थ्रू इसको किया जाता है। और जो इसका इस बार 11वां संस्करण था और जो अनुपातिक वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक जो सुरक्षा की आवश्यकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि दुनिया में महामारी के प्रभाव से उभर रही रोजगार के अवसरों और असमानताओं को दूर करना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, इन सबको भी ये फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा है हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, कौन सा? कोमोडो का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया है? तो ये कोमोडो का जो आपका आयोजन आपका इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ पे? इंडोनेशिया। क्योंकि ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव में वृद्धि देखी जाती है हमेशा। एशिया प्रशांत से मतलब चीन का एरिया, जापान है, ये सब प्रशांत क्षेत्र को लेके, प्रशांत महासागर को लेके हमेशा तनाव दिखता है।
तो जिससे विभिन्न देशों द्वारा सैन्याभ्यास और कूटनीतिक युद्धाभ्यास में वृद्धि हुई और क्षितिज पर एक उल्लेखनीय घटना इंडोनेशिया द्वारा आयोजित की। तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। और चीन की भागीदारी देखें तो इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में अपना युद्धपोत भेजा। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की बात करें तो उत्तर कोरिया, रूस जैसे देश के शामिल होने के कारण इंडोनेशिया द्वारा आयोजित इस नौसैनिक अभ्यास ने ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश आ रहे थे। इन राष्ट्रों की उपस्थिति में भू राजनीतिक गठजोड़ की बहुआयामी प्रकृति पर जोर देती है और क्षेत्र में जटिल संबंधों को दर्शाती है। संबंध तो दिखाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। 16 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि फुकोट कर्णाली, कौन सा? फुकोट कर्णाली। क्वेश्चन नंबर 14 फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं पे हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नहीं है सही, क्योंकि नेपाल की यह परियोजना 580 मेगावाट की है, ये नहीं है। क्योंकि फुकोट जो कर्णाली है जल विद्युत परियोजना है, और ये मतलब जल विद्युत परियोजना को विकास हेतु है। एक टाइप से बात करें, भारत की जो NHPC मतलब लिमिटेड और नेपाल की जो विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली में फुकोट प्रणाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। और यहाँ पे 540 मेगावाट की नहीं, 480 मेगावाट की परियोजना की बात की गई थी। ठीक है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस था। हैदराबाद हाउस अब हैदराबाद नहीं पहुंच जाना, ये नई दिल्ली में। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नेपाल के जो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की ये उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। और ये जो परियोजना है जो कर्णाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। लगभग यहाँ पे जो 2448 गीगावाट के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ ये परियोजना की क्षमता करीब लगभग 480 मेगावाट होगी। 580 यहाँ पे नहीं होना। ठीक है। तो इस परियोजना की कल्पना पीकिंग रन ऑफ रिवर मतलब की तरह इसकी की गई है, और यह नदी प्रवाह कम होने के भीतर होगी। हम बोल सकते हैं जो NHPC है लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। मिनी रत्न कंपनी है, ये अनुसूची A के उद्यम में आती है इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में लिखा है कि हाल ही में हेलमंद, कौन सा? हेलमंद नदी के जल के उपयोग को लेकर दो देशों के मध्य हिंसक विवाद हो गया है। वे दोनों देश कौन से थे? 17 का A हो जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान था। वो कौन था? ईरान और अफगानिस्तान था, जो आपका हेलमंद नदी के जल के उपयोग में विवाद हुआ था। हेलमंद की बात करें, इस जल संसाधनों के वितरण को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच ये लंबे समय से चल रहा था, है ना। अब इस पे क्या था? सीमा पर ईरानी और तालिबान जो सैनिकों के बीच संघर्ष सहित हालिया घटनाओं देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। तो बढ़ा ही देगा भैया जब युद्ध होना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 18। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण अंडर सी केबल परियोजना पर निम्नलिखित में से किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो आपका सी हो जाएगा। कनाडा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने किया था, बट आपके जो एक केबल अंडर सी केबल परियोजना है, लेकिन इस पर आपका कनाडा ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अब क्या करेगा? ये कनेक्टिविटी को और सुधारेगा, इस वजह से इसको चलाया जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लिखा है कि इसका जो मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा लिखा है मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है और अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपको पता है कर्नाटक के बेंगलुरु में ही, और इसका जो उद्देश्य है जो आपका विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसरो मतलब हम कह सकते हैं इसका जो उद्देश्य पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन, प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष जो आधारित नौ संचालन सेवाओं के रूप में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है? तो कौन अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है? वो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर नुसरत चौधरी हैं, जो 15 जून को इन्होंने एक इतिहास रचा। क्या इतिहास रचा? कि अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बन गई है। समझ रहे, ये इतिहास ही है इनके लिए, सभी के लिए।
अगर हम ये बात करें न्यायपालिका के क्षेत्र में, इस समावेश विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है ही, और ये नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क की पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला न्यायालय में काम करेंगी। और इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में संघीय कानून के में विभिन्न पहलू शामिल हैं और क्षेत्र के भीतर न्याय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, तो निभाएंगे ही भैया जब इतने अच्छे पद पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष संस्थान के आंतरिक यात्रियों ने पृथ्वी की सीमाओं से परे ताज़ा भोजन उगाने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक अंतरिक्ष उद्यान स्पेस गार्डन की सफलतापूर्वक खेती की? तो आपका सी यहाँ पे सही है। नासा ने ये किया, नासा ने ये आपका किया है। क्या किया कि अंतरिक्ष में जो ताज़ा भोजन उगाने की प्रवृत्ति को, स्पेस गार्डन की बात कर सकते हैं। बेजी सिस्टम और निजिनिया ब्लूम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। ये 2015 में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में बेजी सिस्टम्स को सक्रिय किया और एक विशेष पौधा विकास कक्ष है जिसमें जिनिया के बीज होंगे। किसके बीज होंगे? जिनिया के। तो ISS की जो माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में जिनिया फूल के खिलने से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में बढ़ते पौधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। तो इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया ने शोधकर्ताओं को माइक्रोग्रेविटी में बागवानी की पेचीदगियों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति दी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका नासा वाला सही था। देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा करते रहें, वो भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इस साल के अंत में होने वाली मिस वर्ल्ड पेजेंट, कौन सा? मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ भारत में किया गया। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में ये घोषणा की गई, इस साल के अंत में होने वाली ये आगामी प्रतियोगिता के लिए भारत मेजबान देश होगा। इसके लिए 123 क्वेश्चन नंबर 23 की देखते हैं। हाल ही में सागर समृद्धि, कौन सा? सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, कौन सा? सागर समृद्धि। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर फोर्ट्स वाटरवेज एंड जो कोस्ट्स मतलब NTCPWC द्वारा विकसित आधुनिक प्रणाली का उद्देश्य देश के बंदरगाहों में ड्रेजिंग संचालन की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यह प्रणाली पिछली ड्राफ्ट और जो लोडिंग मॉनिटर प्रणाली पर काफ़ी सुधार करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित, बताइए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक शोध करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी? वो आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड। ठीक है, HPCL ये कंपनी है आपकी। ये महत्वाकांक्षी है, एक टाइप से पायलट प्रोग्राम है ना। E27 का मतलब है ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक शोध करने वाली भारत की ये पहली तेल विपणन कंपनी है। और ये भारत इथेनॉल मिश्रण रोड मैप के रूप में उद्देश्य इनका 2023 तक था कि 20% हम कितना 2023 तक ये 20% इनको इथेनॉल डीजल का पेट्रोल का यूज करना था, जैसे गैसोलीन है E20 प्राप्त करना और इसकी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना था। तो 2023 तक 20% का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में लिखा है जून 2023 में चर्चा में रहा अटलांटिक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही है? अटलांटिक घोषणा के संदर्भ में बताना है। इसमें लिखा है कि इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच हुआ। इस समझौते को फोकस चीन के बढ़ते प्रभाव और दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक स्थिरता से निपटना था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट है, मतलब दोनों ही सही होंगे। देख लेते हैं, आपको ऑप्शन डी दिखा देते हैं। उपरोक्त कथन में कौन से सही है? तो सॉरी, यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, ये 8 जून को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए एक नया जो आपका रणनीतिक समझौता किया था। अटलांटिक डिक्लेरेशन का मतलब है कि नाम से एक मैसूर किया गया था, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक ने था, तो चीन से कोई लेना देना था। इस समझौते का फोकस चीन के बढ़ते प्रभाव और रूस की आक्रामक कार्रवाई। तो ठीक है, चीन तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे रूस का भी जिक्र होना चाहिए।
रूस की जो आक्रामक कार्रवाई को दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक स्थिरता से निपटना था, तो दोनों देशों के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलकर नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय कौन सा त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास का आयोजन किया था। तो कौन से देशों के साथ मिलकर किया? तो भारत ने, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रांस के साथ और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ओमान की खाड़ी में त्रिपक्षीय अभ्यास किया गया था। इसकी बात करें तो ये पहली बार भारत फ्रांस यूएई के साथ ये समुद्री साझेदारी अभ्यास था ना, इंडियन फ्रांस यूएई जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी, और ये हाल ही में ओमान की खाड़ी में किया गया था। इस अभ्यास में भारत और फ्रांस संयुक्त अमीरात जो यूएई की जो नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी थी और कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो एयर डिफेंडर आपका ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर की बात करें तो ये नाटो द्वारा सबसे बड़ी वायुसेना परियोजना का एक अभ्यास था, ठीक है। और इस संयुक्त प्रयास में लगभग 25 राष्ट्र शामिल हुए थे। मोस्टली ये ट्रांसअटलांटिक एकजुटता को प्रदर्शित यूरोप में हवाई द्वीप में प्रशिक्षण के लिए एक साथ आए थे। और एयर डिफेंडर 23 में लगभग 25 देशों के लगभग आपके 10,000 सैनिक शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें जर्मनी की वायुसेना भी शामिल थी, तो ये सही हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा था? जो एक ही है तो वो नाटो ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लिखा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर 5 ईयर प्लान 2021-22 5 ईयर लिखा है, ठीक है। FY समझ लीजिए क्वेश्चन 21-22 जारी किया गया। तो किसके द्वारा? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, मतलब हम बोल सकते हैं नाही के द्वारा, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किया गया। कौन सा? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर FY 2021-22। इस रिपोर्ट पर पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति नाई की प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के प्रयास पर प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ट्वेंटी नाइन में लिखा है हाल ही में डच नोबेल प्राइज, कौन सा? डच नोबेल प्राइज के रूप में प्रसिद्ध स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका स्पिनोजा जो पुरस्कार है तो किसे सम्मानित किया है वो बताना। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। आपकी जातिया गुप्ता को इससे सम्मानित किया गया। जातिया गुप्ता ये भारत मूल निवासी थी और इनको ये आपका जो स्पिनोजा पुरस्कार मिला इस बार का। हाँ, इस अगर थोड़ा सा बात करें, ये इसको डच नोबेल प्राइज को एक टाइप से हम नोबेल प्राइज भी कह सकते हैं, डच का नोबेल प्राइज। ओके, हाँ वो तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा गला डिस्टर्ब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। थर्टी में लिखा है कि अमृत जनरेशन अभियान नामक एक प्रेरक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो दो स्टेटमेंट दिए गए, वो बताने आपके कौन से सही। पहले में लिखा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अमृत जनरेशन की बात कर रहा है। दूसरा लिखा है कि यह अभियान युवाओं में समुदाय की भावनाओं को बढ़ावा देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन ए में पहला और दूसरा सही है, क्योंकि ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ने जो अमृत जनरेशन अभियान को शुरू किया था, एक उनकी पहल थी हम बोल सकते हैं। इनका जो उद्देश्य था, तो भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए
एक मंच पर प्रदान करके उन्हें सशक्त और संलग्न बना करना था। दूसरा में जो लिखा है कि अमृत जनरेशन अभियान युवा व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अमृत जनरेशन अभियान से देश के कोने कोने से युवा व्यक्तियों को रचनात्मक प्रदर्शित और जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीलों को तैयार करके अपने सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो समझ लो सरकार भी बढ़ावा दे रही कि आप रीलों को बनाएं, प्रोत्साहित करें, और यह अभियान युवाओं में समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का काम भी करता है। समझ लीजिए, रील वाला ज़माना आ गया, अमृत जनरेशन योजना इसीलिए है, तो आप लोग भी बनाइए जो नहीं बना रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही था। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है 31 लिखा है इसमें, मिशन ऑन एडवांस, कौन सा? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपकी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च की बात करें तो ये आपके किस मंत्रालय की पहल है? ये विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपका नीचे लिखा होगा ऑप्शन में। हाँ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं था, क्योंकि ये विद्युत मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल्स रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना। 32 का आपका बी हो जाएगा। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ये बिल्कुल यहाँ पे कौन सा है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क था NIRF के 2023 के तहत इसमें IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रही थी। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। शिक्षा और विदेश जो राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा इसको जारी किया गया था, और इसमें जो NIRF रैंकिंग में 4 प्रमुख श्रेणियों की अगर बात करें, ओवरऑल, कॉलेज और विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको रहता है। और ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप में रहा वो आपका IIT मद्रास ही रही थी। ठीक है, फिर बेंगलुरु आ गया था आपके दूसरे नंबर पे। ये अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में उभरा था, और इसके अतिरिक्त IICS बेंगलुरु को समग्र श्रेणी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों या विद्यालयों में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला था। फिर हम चौथे नंबर की बात करेंगे तो आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की बात करेंगे, और जामिया मिलिया इस्लामिया इस शैक्षणिक परिदृश्य में उनके योगदान को उजागर करते हुए क्रमशः दूसरा और तीसरे स्थान पर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, कौन सा? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस निम्नलिखित में किस स्थान से अपनी यात्रा का आरंभ किया था इसने? तो इसने चेन्नई से यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। कहाँ से की थी? चेन्नई से। थोड़ा ऊपर करेंगे और चेन्नई को टिक कर लेंगे। तो चेन्नई से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, श्रीलंका की जो रोमांचक यात्रा रही इसमें, जो MV एम्प्रेस यात्रियों को श्रीलंका की जो मतलब यात्रा इसने कराई थी, वो श्रीलंका में 3 रोमांचक बंदरगाह जैसे हम्बनटोटा हो गया है ना, त्रिकोमाली और कांगेसुतुरई, इन पे यहाँ पे जाकर घुमाया था। जाइए घुमाइए, इससे चलेंगे हम लोग भी, पहले कुछ कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है वो बताने। इसमें लिखा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में इसे प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। इससे उन व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सूरीनाम के लोगों को या राष्ट्र के लिए सराहनीय योगदान दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही है ना। किन्हें दिया जाता है? ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने सूरीनाम के लोगों या राष्ट्र के लिए सराहनीय योगदान दिया है। तो येलो स्टार सूरीनाम जो गणराज्य में सबसे प्रतिष्ठित या राज अलंकरण है हम बोल सकते हैं, और यह बहुत महत्व रखता है कि उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है इससे जिन्होंने सूरीनाम के लोगों या राष्ट्र के लिए सराहनीय योगदान दिया है। तो एक ऐतिहासिक क्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द
चैन ऑफ येलो स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, दूसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूसरा लिखा था, इस वजह से ये गलत है आपका। ये फर्स्ट महिला बन गई हैं जिनको ये ऑर्डर मिला है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा तो सही था, इसको बस पहला करना था, सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। लिखा है हाल ही में जारी पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भैया किसने किया बड़े राज्यों की श्रेणी में? अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केरल। केरल था, ठीक है, केरल ने यहाँ पे ये प्राप्त किया है। अब इसे जारी कौन करता है? तो आपका जो केंद्रीय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा से जारी किया गया था और ये 5वां संस्करण था, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, चलिए वही क्वेश्चन लगा लेते हैं। अच्छा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो FSI है ना, फसाई द्वारा ये प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को दिया जाता है। और इस हिसाब से ये आपका केरल जो बड़े राज्यों में सबसे टॉप से शीर्ष पे रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो गोवा आपका रहा था इसमें। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका जम्मू कश्मीर और दिल्ली, फिर चंडीगढ़ पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली, चंडीगढ़ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सेंजोउ 16 मिशन, कौन सा? सेंजोउ 16 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है? दो दिए गए। हाल ही में इसे जापान के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। तो 36 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा है केवल 2 सही है। यहाँ पे कौन सा सही है? केवल 2 वाला, दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। क्योंकि चीन ने हाल ही में सेंजोउ, क्योंकि यहाँ पे जापान नहीं, क्या होना चाहिए, चीन ने इसे लॉन्च किया। चीन ने सेंजोउ 16 मिशन एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसके द्वारा अंतरिक्ष में 3 यात्री को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा भी गया। सेंजोउ 16 के जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक के मील का पत्थर होगा, क्योंकि सेंजोउ 16 है वो, ये चीन को जियोक्रोन या उपग्रह प्रेक्षण के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये महत्वपूर्ण मिशन 2021 के बाद चीनी अंतरिक्ष जो आउटपोस्ट के 5वें मानव विकास को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वो नहीं करने देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जिसमें लिखा है सेंजोउ 16 मिशन, कौन सा? सेंजोउ 16 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताने। हाल ही में इसे जापान के द्वारा प्रारंभ किया गया। नहीं, करंट में आपने पढ़ा होगा तो जापान नहीं, यहाँ चीन हो जाएगा, इस वजह से तो गलत ही हो गया। तो इसे चीन द्वारा शुरू किया गया था। इसके द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया, बिल्कुल सही है। तो पहला गलत हो जाएगा आपका और दूसरा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जापान का है शिंजोंग, अगर आप देखेंगे किसका है, जापान का है, तो इस वजह से ये पहला आपका सही करने के लिए चीन कर देंगे और सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में लिखा है कि आपका ग्लोबल पोलियो इरिडेक्शन GPEI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 1998 में की गई थी, 1988 में, 1988 में की गई थी। ग्लोबल जो पोलियो इरिडेक्शन इनिशिएटिव है वो आपका, ये सबसे बड़ी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल थी, क्योंकि पोलियो के बारे में आप जानते हैं बहुत सारे देश अब तो पोलियो फ्री हो गए हैं, बट बहुत बड़ी बीमारी थी। तो इसकी जो स्थापना 1988 में की गई थी। हाल ही में जो कैमरून या चाड और नाइजर की बात करें इसको, तो इसको WHO ने के सहयोग से 2020 के बाद से ही अफ्रीका का सबसे बड़ा पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था यहाँ पे। तो कहाँ किया गया था? आपका कैमरून हो गया था, चाड और नाइजीरिया में। ये तीनों शहर आपके कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 38 में लिखा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एक जल
मग्र मिट्टी का ज्वालामुखी, कौन सा? मिट्टी का ज्वालामुखी, मतलब हम बोल सकते हैं कि सबमरीन मड वॉल्केनो देखा गया। तो ये कहाँ देखा गया आपका? ये नॉर्वे में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? नॉर्वे में इसको देखा गया। क्योंकि जो कुछ वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि बैरन सागर में जो नॉर्वे के वेयर द्वीप के करीब लगभग एक जल मग्र मिट्टी का ज्वालामुखी ये देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जून 2023 में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के तहत भारत नेपाल ने कितनी बिजली का आयात करेगा? तो भारत है नेपाल से कितनी बिजली का आयात करेगा ये बताना। तो ये 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा, क्योंकि जो नेपाल के प्रधानमंत्री आपके जो पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, और इन्होंने जब 4 दिवसीय जो भारतीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से बात की, और उसी दौरान ये रामायण सर्किट से भी बनाने की जो योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो दोनों देशों ने ट्रांजिट समझौते पर एक हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत और नेपाल बिजली व्यापार ट्रांजिशन में भी अपना सहयोग किया। और 2022 भारत नेपाल विजन दस्तावेज को आगे बढ़ाया। विजन है लोगों को कि उसको बढ़ाना। इसी में 10,000 मेगावाट बिजली की बात भी कही थी कि इसको बढ़ाना है। ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए सिलगुड़ी से पूर्वी नेपाल झापा तक नई पाइपलाइन निर्माण भी किया जाएगा। तो आपका यहाँ पे 10,000 मेगावाट ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल देखते चलते हैं, ज़रूरी है, कोई पॉइंट पूछ देगा गलत हो जाएगा नहीं। तो भारत ने ओमान में किस देश को हराकर चौथी बार पुरुष जूनियर देखा? तो भारत ने ओमान में किस देश को, देखो ओमान को नहीं, ओमान में खेला गया था पुरुष जो जूनियर आपका एशिया कप था। तो इसमें भारत ने किस देश को चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप में हराया? वो आपका हराया पाकिस्तान को। हमेशा लतेड़ता रहता है और एक बार फिर से लतेड़ा गया। ये हॉकी आपका था। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का ही राष्ट्रीय खेल ही है हॉकी, और ये इस बार फिर से हार गया वहाँ पे। तो हुआ कहाँ पे था? ये ओमान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग मतलब ERSO लॉन्च किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया? तो भाई जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका जो IT मंत्रालय ही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लॉन्च किया गया। और अगले 5 वर्षों तक जितने भी आउटसोर्सेस की जो इमारत हैं, राजस्व की संभावना 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना। इसमें लाखों नौकरियां भी पैदा हो सकती हैं, ये आयोग का कहना था। चलिए, जस्टिसिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से 2 में से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो क्या है जस्टिसिया देखते हैं। इसमें लिखा है कि यह एक क्षुद्र ग्रह है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्षयान भेजने की योजना बना रहा है, जिसमें यह क्षुद्र ग्रह भी शामिल है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे केवल एक बार आपका सही है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। क्योंकि अब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE हो जाएगा। यहाँ पे USA ना करके आप USA को कैंसिल करेंगे और UAE और UAE की एक सौर प्रणाली के इतिहास और जीवन की संभावित उत्पत्ति की जांच के लिए क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक नया अंतरिक्षयान भेजने की योजना बना रहा है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के लिए जो अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का दौरा करना है और ज़मीन पर उतरना है। उनमें से एक का नाम जस्टिसिया है। तो आपको जो जस्टिसिया क्वेश्चन पूछा गया तो अमेरिका नहीं, यहाँ पे आपका UAE हो जाएगा, USA नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एरावत क्या है? तो एरावत के बारे में आपको बताना है। क्या है एरावत? ये एरावत आपका AI सुपर कंप्यूटर है। और जब अभी अमेरिका में आपने देखा होगा कि जो 500 ग्लोबल जो सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में ये 75वां स्थान इसने पाया, और ये भारत का है। ठीक है, तो एक टाइप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम कह सकते हैं। जर्मनी में आयोजित ये इंटरनेशनल अमेरिका में नहीं, ये जर्मनी में हुआ था इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जिसको ISC 2023 की जो 61वां संस्करण हुआ था। इसमें इसके पहले वाला हुआ था 60वां आपका अमेरिका में। AI भारत और सरकार की राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगुवाई में CDEC पुणे में एरावत भारत को दुनिया भर में UI कंप्यूटर के देशों में सबसे आगे ले जा रहा है। बहुत अच्छा काम है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग, कौन सा? नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट, कौन सी? वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट सूचकांक
2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो सही आपका दूसरा वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर नहीं, ऐसा नहीं है। चलो पहले हम ऊपर वाले देख लेते हैं कौन सा, फिर देखते हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सही, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था इसके पहले क्वेश्चन में। छोटे राज्यों में त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली था, अंडमान था, जम्मू कश्मीर भी था, 3-4 थे ना। तो नीति आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है इसमें केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना ये तीनों टॉप पर रहे। मतलब पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तेलंगाना तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये बड़े शहरों में रहे। और फिर हम जो तो 19 लगभग राज्य थे, 19 राज्यों में ये केरल और तमिलनाडु, तेलंगाना शीर्ष पर है। फिर इसके बाद बिहार 19वां, फिर उत्तर प्रदेश 18वां था। मतलब तो इसमें लिखा ना सबसे आखिरी, आखिरी नहीं, आखिरी से तो 19वां बिहार था, तो बिहार से हम थोड़े आगे थे बस। मध्य प्रदेश 70वां रहा था, ऐसे देख सकते हैं। बस यही जानना था आपको। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को समग्र प्रदर्शन के मामले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में प्रदान किया, जबकि दिल्ली सबसे अंतिम स्थान पर रहा। तो यहाँ पे लिखा था केंद्र शासित दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, यहाँ देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी में ये भी आपका यहाँ पे सही हो रहा था। ठीक है, और आपका लक्षद्वीप टॉप पर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा ये आपके टॉप पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। 45 में लिखा है नीचे दिए गए कथन, एक कथन दिया गया और कारण बताना। तो इसको हटा दो, केवल अपना क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भारत में अध्ययन किए गए 53%, कहते ना 53% संगठन 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार थे। कारण यह है कि एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। तो यहाँ पे आपका ए तथा आर दोनों सही हो और ए का स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कि जो स्पीयर फिशिंग है वो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये अध्ययन किए गए कि 53% लगभग जो 2022 में स्पीयर फिशिंग के शिकार रहे थे। स्पीयर फिशिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला है। यह अक्सर दुर्भावनापूर्ण कारणों से किसी विशिष्ट पीड़ित से खाता या क्रेडेंशियल्स या वित्तीय जानकारी जैसी चीज़ों को, जैसे फेक कॉल आना ना, OTP बताइए, अकाउंट नंबर बताइए, सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसमें लगभग आपके 53% लोग इससे प्रभावित रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्तियों से उनके दोस्तों, गृह नगर नियोक्ता, ये सब सारी जानकारी ले लेता है धीरे धीरे, फिर उसके करते ऐसे कार्य करते हैं। स्पीयर फिशिंग ईमेल पीड़ित को दुर्भावनापूर्ण लिंक या अटैचमेंट है ना, लिंक पर क्लिक करें, इस टाइप की इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके इस टाइप से इसमें फेक किया जा रहा था। तो यहाँ पे लगभग 53% लोग इससे प्रभावित रहते। एक विशिष्ट व्यक्ति, संगठन या व्यवसाय के लिए लक्षित एक ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला था। ओके, तो ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए अपनी 2023 से लेकर 2027 के 27 देश साझेदारी रणनीति, मतलब कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी शुरू की गई है। तो ये आपकी ये एशिया विकास बैंक मतलब ADB के साथ की गई है। ठीक है, तो 2023 से लेकर 2027 तक एक साझेदारी रणनीति की बात कर सकते हैं। इसमें समावेशी विकास है और इसका जो फोकस है भारत के लिए ADB की कंट्री जो पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 3 प्रमुख क्षेत्रों में, कौन कौन से, संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना, जलवायु लचीले विकास को बढ़ावा देना, गहरी सामाजिक और आर्थिक जो समावेशिता करना। 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 में लिखा है जल जीवन मिशन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन स्वच्छ जल से सुरक्षा SJSS अभियान 2 अक्टूबर 2022 को आरंभ किया गया था। कब तक चला जाएगा ये बताना है। तो ये आपका चला जाएगा 31 मार्च 2023 तक को चलना था। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन स्वच्छ जल से सुरक्षा ऐसा हम बोल सकते हैं। और 2 अक्टूबर 2022 से इसको शुरू किया गया था और ये आपका 31 मार्च 2023 तक चलाया जाना था। इसमें पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक टाइप से था कि स्वच्छ वाटर हर जगह पहुंचना चाहिए। 48 क्वेश्चन हम देखते हैं, इस वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था। तो विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है, 48 का ए हो जाएगा आइवरी कोस्ट। इस टाइम पे इसने जो
5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार आइवरी कोस्ट है इसका मेजबान देश। इसमें होगा क्या, ये पर्यावरणीय मुद्दों और उनसे निपटने के लिए जानकारी मिलेगी और कार्रवाई में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। इस बार जो पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी आपका आइवरी कोस्ट कर रहे हैं, दिवस की थीम की बात करें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के तहत इसको रखा गया था, मतलब इसकी थीम रखी गई थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लिखा है कि नमो शेतकरी मान सम्मान योजना की शुरुआत केरल सरकार द्वारा हाल ही में की गई थी। यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर है। इसमें से कौन सा सही, तो केवल यहाँ पे दूसरा वाला सही है। योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर है, तो पहला आपका ये गलत है। ये क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, देखो नमो श्री तो वर्ड सही है, अब ये कह रहा है ये शुरुआत केरल सरकार ने, केरल ने नहीं की, महाराष्ट्र सरकार ने की थी। किसने की थी, केरल ना होकर यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, इस वजह से यहाँ गलत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में नमो जो शेतकरी महान सम्मान योजना शुरू करी थी और ये पीएम मोदी की तर्ज पर है। न्यूनतम इसमें भी आय सहायता वो लगभग 6,000 ही मिलेगी और एक बार मंजूर मिलने के बाद ही राज्य किसान हर साल 12,000 रुपये की राशि प्राप्त इससे करते रहेंगे। तो अच्छी है योजना, पीएम मोदी की जो पीएम किसान योजना उसी के तर्ज पे योजना है अभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। देखिए 1200 क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन की एक आपको क्लास देते रहेंगे डेली। मॉक टेस्ट भी डालेंगे एक, जिसका दह का चल रहा था वो, और करंट अफेयर भी देखो 10-12 दिन में हम लोगों को 1200 क्वेश्चन भी कवर करना है, तो 100 क्वेश्चन एक दिन में करना आराम से होता रहेगा। निम्नलिखित में से किस संगठन को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 21वां ग्रीन टेक सुरक्षा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम था, RINL के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है, और ये अवार्ड 2023 में मिला था। वर्ष 2022-23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने में अपनी भूमिका निभाने की को मान्यता दी गई थी, उसके आधार पर इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हल्के भुगतान, कौन सा, हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली मतलब लाइट वेट पेमेंट सिस्टम्स की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है? तो ये आपका 51 का ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे शुरू किया गया। इससे युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय जो न्यूनतम कर्मचारियों से कहीं से भी संचालित किया जा सकता है, इस वजह से इसको चलाया गया था। स्वतंत्र रूप से एक टाइप से फ्री फ्रॉम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस किस देश के नागरिक हैं? तो जो अध्यक्ष बनाए गए आपके डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस बनाए गए, ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं। गले की, हाँ बोलते बोलते थोड़ा गला हो जाता है। भारत के SO11 कौन सा? भारत के SO11 निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? SO11 आपके साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से। एक इवेंट है, वन इवेंट फिनाले जो वहने टूर्नी 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलिट पुरुषों की स्पर्धा में ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इस वजह से इनका नाम आया। पूछा गया किससे रिलेटेड है? साइकिलिंग से रिलेटेड है। ये 12 वर्षीय हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं और USA चैंपियनशिप लीग में भाग लेने वाले भारत के पहले साइकिलिंग चालक हैं। ये भी इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के हैं, है ना। 11 पहले भारतीय थे जिन्होंने साइकिलिंग विश्व चैंपियन में एक पदक जीता था, और वो पदक कौन सा था आपका? कांस्य पदक है, बट कोई दिक्कत नहीं, जीता है बंदे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गोवर्धन योजना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर मत करिएगा। गोवर्धन योजना है, गायों से रिलेटेड हो जाएगा। गौधन योजना, जो भी है भैया बहुत पूछ रही है सरकार। गोवर्धन योजना पहले या पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 दिए गए, कौन से सही है नहीं है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में इस एकीकृत पोर्टल को शुरू किया गया था, हाँ ये सही है। इस योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में ODPF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना या किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी है। पहला गलत था, दूसरा वाला सही है। इस योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में ODPF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना, सही बताना था। तो आपका, क्योंकि ये जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है
उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। पेट्रोलियम है, जो प्राकृतिक गैस है, इस्पात मंत्रालय, ये सब इसमें मत्स्य पालन है, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में संयुक्त रूप से गोवर्धन को एकीकृत पोर्टल को शुरू किया। ठीक है, ढेर सारी इस मंत्रालय इसमें ऐड थे। गोवर्धन योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य यह है इनका कि भारत में ओडीएफ प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द पाया जा सके। एकीकृत गोवर्धन पोर्टल बायोगैस से संबंधित योजना है एक टाइप से, और इनके वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए विभिन्न हितधारकों को जो मंत्रालय जोड़े गए हैं इसमें। गोवर्धन बायोगैस एवं जैविक खाद में बदलकर रोजगार के अवसर और घरेलू बचत को प्रोत्साहित किया जाना है। सही है, बढ़िया है। गोवर्धन इकाई के पोर्टल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, हम बोल सकते हैं। तो गोवर्धन जो मतलब एक टाइप से बायोगैस पे फोकस किया गया और उसके वहीं से लोगों को रोजगार भी मिल जाए और जो भी घरेलू चीज़ें वो वेस्ट कम हो, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने डूबने की रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राइविंग्स प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया? तो किसने लिया? ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको रोका कि डूबने की जो रोकथाम के लिए वैश्विक गठबंधन बनाया। विश्व स्वास्थ्य सभा या हम WHO कह सकते हैं। इसकी जो क्षेत्रीय बैठक के दौरान इस पर थोड़ा विचार किया गया कि डूबने की रोकथाम से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनाएगा। निम्न और माध्यम आय वाले देशों में डूबने में होने वाली लगभग 90% से अधिक मौतों को देखते हुए इस पर विचार किया गया और प्रभावी रूप से इसको लागू भी किया। तो विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी। अब विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, वही आपका हो जाएगा, मतलब WHA। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना उसमें, जैसा लिखा है उसे आंसर देना। 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट्स इंटीग्रेट्स इन द सस्टेंस 2.0 मतलब सिटीज 2.0 को लागू करता है? तो कौन करता है? ये आपका आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। फ्रांसीसी एक विकास एजेंसी FD है KFW के साथ साझेदारी के में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक परिकल्पित एक कार्यक्रम है। तो फ्रांस के साथ इसको जोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। विदेशों के साथ जोड़ के करेंगे तो क्या है ना, डेवलपमेंट अच्छे से होता है और चीज़ों पे नए नए तरीके इनोवेशन होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट एक दूसरों को करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा एशियाई देश पे फोकस करना है? केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ है। तो CLN में आपका भारत ही शामिल होगा और यही एशियाई देश है। ठीक है, अब इस क्या है, एक टाइप से महामारी और महामारियों के दौरान जितने भी जो परीक्षण करते रहते हैं, केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क हम बोल सकते हैं। तो CLN वही केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क शामिल किया गया। इस नेटवर्क में वर्तमान में लगभग 13 देशों में 15 भागीदार सुविधाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये आपका शिलांग ने की है। किसने? शिलांग ने भारतीय उपमहाद्वीप में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन ये आयोजित किया है। ये 3 स्तंभों में है, डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन पर केंद्रित किया था ये। और विदेश मंत्रालय है ना, भारत में यूरोपीय संघ प्रतिनिधित्व मंडल और एशियाई संगम संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। नहीं, मैं चाहूँ तो टिक करके डायरेक्ट सीधा सीधा बता सकता हूँ, लेकिन उससे वो नहीं रहेगा। आपको सुन भी रहे हो ना, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी काम की रहती हैं, समझ रहे हो, उससे रिलेटेड डायरेक्ट नहीं। कुछ फैक्ट पूछ देगा, कथन अभिकरण और वाला अभिकथन और कारण वाला पूछ देगा तो गड़बड़ा आ जाएगा मामला। तो आप सुनिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दबाजी क्वेश्चन नहीं है। बकाया हम बैठे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1200 प्लस क्वेश्चन है, तो ऐसे नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आपके, वो 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक करंट का रोल रहता है और लगभग PCS में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हल्के मत लीजिए इसको, है ना। ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं आपके। ठाणे जिले में ही भिवंडी तालुका में एक भारत का
पहला कार्बन जो न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा, ये बात कही गई थी। और केंद्रीय राज्य मंत्री आपके जो कपिल पाटिल ने हाल ही में ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका गांव में पहले कार्बन तटस्थ गांव को विकास की घोषणा की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। सी में मतलब हमारा लिखा है पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा नीचे तक लिखा है ना, तो कुछ वो नीचे हो जाते दिखते नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए। 4 से 6 जून के बीच G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप HWG की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये बताना। तो ये आपका आयोजन किया गया था हेल्थ ग्रुप से संबंधित, ये ध्यान देना इस तो आपका ये हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पे? हैदराबाद, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आपके जो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी T20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में ये आयोजित किया गया था। ठीक है। और तीसरी मीटिंग मेडिकल काउंटरवेंसर्स के रूप में इस R&D के में सहयोग पर फोकस करते हुए एक मेन इवेंट आयोजित किया गया था। तो आपका कहाँ पे हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। हाल ही में किसी विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष आपका अजय बांगा को बनाया गया और ये आपके भारत से ही रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने किनकी जगह ली? तो विश्व बैंक के जो पूर्व अध्यक्ष डेविस मलपास के ने जलवायु संबंधी विवादों के कारण अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। अब कारण भी जरूरी है, क्यों इस्तीफा दिया गया? तो उन्होंने जलवायु संबंधी विवादों से। इनके इस्तीफे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व CEO, तो मास्टर कार्ड के ये पूर्व CEO थे आपके अजय बांगा को फिर विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट किया गया। अजय को जलवायु परिवर्तन से संबंधित आर्थिक मुद्दों को संभालने के लिए विशेषता हासिल है और ज़रूरी, देखो आजकल मुद्दा ये जलवायु परिवर्तन का ही है। तो विश्व बैंक भी है, जब तक अगर वो टर्म्स बना रहे हैं फॉलो अमेरिका जैसे कंट्री नहीं कर रहे तो वो लोग छोड़ ही देंगे, क्या मतलब है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, ये तो गलत ही है ना। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही था। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर ही हुआ था। अभी जस्ट बता दिया था। चलिए एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं, 1200 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन रिपीट होने से कुछ नहीं होता। 63 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्पीयर फिशिंग। तो स्पीयर फिशिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संचार घोटाला। आई थिंक ये भी रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रिपीट थे, अब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य मिले? तो जो पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य आपके पुराना किला दिल्ली से मिले। कहाँ से मिले? पुराना किला दिल्ली से इसके साक्ष्य मिले हैं। उद्देश्य मतलब जो उत्खनन का जो उद्देश्य था, इस स्थल का पूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्थापित करना है, जानकारी करना, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वर्तमान में कच्चा इस्पात कौन सा? कच्चा इस्पात उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान द्वितीय है कि जो तो कच्चा उत्पादन के स्थान में। ये देखो वित्त वर्ष 2022 के हिसाब से भारत ने 133.596 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था। इसी के साथ वर्तमान में भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया। और 2018 में ये 18 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे जापान था, फिर चीन, तो इन सबको पीछे छोड़ा है। इतना ज़्यादा नहीं जाना है ना, आ भी जाएगा, डेटा फालतू कन्फ्यूज और हो गए। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा विकास का मार्ग रूट ऑफ डेवलपमेंट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या नहीं है, बताना है। इराक ने यूरोप और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली $17 मिलियन की परियोजना का अनावरण किया है। फिर नेक्स्ट लिखा आपका कि यह परियोजना यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ेगी। तो यहाँ पे आपके दोनों सही हो रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? दोनों जो आपका डेवलपमेंट रूट प्रोग्राम है उसके तहत आपके इराक ने भी यूरोप और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली $17 बिलियन की परियोजना का अनावरण की है, सही है। और यह परियोजना यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया को जोड़ेगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यह परियोजना है ना, इसमें इराक का जो तेल जो समृद्ध दक्षिणी भाग में ग्रैंड फोर्ट को विकास
की बात की गई थी इसमें, तुर्की सीमा से जो जुड़ता है। साथ ही इसमें पोर्ट से सटे एक स्मार्ट औद्योगिक शहर में विकसित करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 67 में लिखा है कि आपका हाल ही में खबरों में देखा गया कैप्टागन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो कैप्टागन आपका नशीली दवा से संबंधित है। किससे? नशीली दवा से। कैप्टागन एक पेचीदा मतलब एम्फेटामिन प्रकार की दवा है। क्या होता है इसमें? एक टाइप से जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र पर अपने उनके जो उत्तेजक प्रभावों के लिए जानी जाती है, यह पदार्थ की शक्ति और विशेषताओं को रेखांकित करता है। उत्पादन और तस्करी हब क्या है इसका? पश्चिम एशिया में इसको स्थापित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, सीरिया में, है ना। और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने सहयोगियों और परिवारों के सदस्यों के साथ कैप्टागन की बिक्री से मुनाफा कमाया। बताइए, अब जब किसी देश का राष्ट्रपति यही करेगा तो फिर क्या होगा? माना जाता है कि इस दवा का जो आकर्षक व्यापार सीरिया के आर्थिक संकट के बीच वित्तीय जीवन रेखा प्रदान करता है। चलिए, आर्थिक संकट के बीच कर रहा है तो अच्छी बात है, बट नशे वाली चीज़ें बढ़ावा जब राष्ट्रपति देगा फिर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपका गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था, है ना। तो ये क्योंकि जो सरकार 1995 से महात्मा गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित गांधी शांति पुरस्कार विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को उनके जो उत्कृष्ट प्रयासों के लिए देता है, क्योंकि जो गीता प्रेस गोरखपुर काफ़ी पुराना टाइम से चला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखते हैं। हाल ही में क्वेश्चन 69 में लिखा है, हाल ही में किस संस्था द्वारा फूड आउटलुक रिपोर्ट्स जारी किया गया? तो किसके द्वारा भैया किया जाएगा? ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ही, मतलब FAO के द्वारा ही इसको रिपोर्ट किया जाएगा। यह रिपोर्ट कमज़ोर देशों और द्वारा खाद्य आयात में अनुमानित गिरावट पर फोकस करती है, साथ ही क्रय क्षमता और समग्र वैश्विक खाद्य आयात बिल पर प्रभाव को भी उजागर करती है कि क्या आपके देश का प्रभाव पड़ रहा है, भुखमरी कितनी बढ़ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किस स्थान पर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो आपका पुणे में किया गया, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे पुणे शहर में किया गया था, और ये G20 की जो चौथी एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी उसी में इस पर ध्यान किया गया था। ठीक है। उद्देश्य क्या था? विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण और मिश्रित मोड में शिक्षकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण विषय पर फोकस करना था। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हाल ही में तलवारबाज CA भवानी देवी ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसने? आपकी जो भवानी देवी, CA भवानी देवी थी, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में भवानी का सामना आपके उज्बेकिस्तान की जेनोव दयाबेकोवा से हुआ था, और कड़े मुकाबले के साथ 14-15 के स्कोर से मैच हार गई। फिर भी पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन से, उनकी असाधारण क्षमता और लचीलेपन से प्रदर्शन रही, तो इन्होंने कांस्य पदक इसलिए जीत पाए क्योंकि ये हार गई थी आपकी उज्बेकिस्तान की जेनोव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए पूरा MCQ के फॉर्म में दिया और पूरा कवर हुआ जा रहा है करंट। ये आप इसको हल्के मत लें, कोई मतलब नहीं है आप इधर की उधर मैगजीन वो पढ़ रहे हैं, 1 लाइनर। क्वेश्चन का टाइप भी तो पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन भी है, स्टेटमेंट भी पता चल जाते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट की 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे बताइए, पूरा क्लियर हो जाएगा जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है। लैंगिक समानताओं के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। और नेक्स्ट लिखा है, डेनमार्क ने लगातार 15वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये ऑप्शन यहाँ का इसका पहला सही हो जाएगा, केवल C वाला सही है ऑप्शन, तो उसमें पहला ही लिखा था। विश्व आर्थिक जो मंच है आपका WE फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी करता है, तो इसमें इन्होंने 2023 की जो लैंगिक समानता रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में 127वां स्थान दिया, वो राइट है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये दूसरा वाला गलत है, क्योंकि
अगर थोड़ा सा देखें तो भारत पिछले वर्षों की तुलना में 8 स्थानों में सुधार ही लाया है, क्योंकि पहले और इस नीचे था। भारत समग्र लिंग अंतर में को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की भी है। और जो आइसलैंड की बात थी, तो आइसलैंड लगातार 14वें स्थान इस स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश में के रूप में शीर्ष स्थान पर है, तो 14वें वर्ष लगातार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की बात करें तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल को युवा पीढ़ी समझे और आगे इसको बढ़ाता रहे, और जो सार्वजनिक क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किससे पूर्व सोवियत देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक अभूतपूर्व कानून पारित किया? बताइए कौन सा देश था? तो ये आपका एस्टोनिया है। कौन से देश है? एस्टोनिया ने क्या किया? जो समलैंगिक विवाह को वैध बता दिया ना। तो ये पहला पूर्व सोवियत देश बन गया। यह प्रगतिशील कदम नागरिकों को अधिकारों को पहचानने और उनकी रक्षा करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नहीं, भारत में भी है, लेकिन भारत में क्या है, इसको सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप लोगों को समलैंगिक विवाह करना है, कुछ भी करना है करिए। बट यहाँ से कोई सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आपने शादी कर ली या नहीं की, है ना। ओके, 75 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। रामायण सर्किट के बारे में देखना है। तो ये रामायण सर्किट कौन सा मैच है, कौन सा नहीं है, और नीचे और भी ऑप्शन होंगे इसका। तो पहले का दूसरा, मतलब ऑप्शन सी इसमें सही है। पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का तीसरा। तो देखते हैं पहले का दूसरा, मतलब हाँ, अब रीड करके भी समझ देख लेते हैं कि श्रृंगेश्वर आपका चित्रकूट उत्तर प्रदेश में रहेगा। अब देखिए कुछ दिए नहीं है, नीचे जाएंगे आपके, है ना। चलिए थोड़ा डिटेल देख लें। पर्यटन मंत्रालय के तहत विकास हेतु 15 जो थीम आधारित सर्किट में से एक आपका रामायण सर्किट भी है। गंतव्य स्थलों के रूप में देश में उन स्थानों को चुना गया जिन स्थानों पर भगवान राम रुके हुए थे। ठीक है, तो वो 15 स्थान कौन कौन से, जैसे अयोध्या था आपका, श्रृंगेश्वर, चित्रकूट जो यूपी में है, तो चित्रकूट से आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, सीतागढ़ी, बक्सर, दरभंगा आपका बिहार में है। तो नीचे देखते हैं, दरभंगा तो नहीं दिया, नहीं, ठीक है, जो भी हैं दिए गए। चित्रकूट की बात करेंगे, चित्रकूट देखो, श्रृंगेश्वर उत्तर प्रदेश, चित्रकूट थोड़ा उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों में आ जाता है। नंदीग्राम की बात करेंगे तो नंदीग्राम आपका दिया था, इसमें शायद नहीं दिया। नंदीग्राम आपका पश्चिम बंगाल में आ जाए, अच्छा ये दिया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, है ना। पश्चिम बंगाल एपी भी कर दीजिए। महेंद्रगिरी उड़ीसा में आएगा, और जगदलपुर लिखा है, तो जगदलपुर की बात करेंगे, ये आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ लिखा है ये, तो ये ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा, 4 से। फिर भद्रांचल की बात करेंगे तो तेलंगाना हो जाएगा, रामेश्वर तमिलनाडु, हम्पी आपका कर्नाटक, नासिक एवं नागपुर ये महाराष्ट्र में है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मैं मुँह से सुन लो, बहुत है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित करेगा? तो दक्षिण पूर्व जो एशियाई देशों का संगठन है, आसियान अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित करने वाला है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, नातूना सागर में ये अपना स्थापित करेगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना बना रहा है, और सितंबर में होने वाला यह अभ्यास है जो विशेष रूप से उत्तरी नातूना सागर होगा, जो दक्षिण चीन सागर से सबसे दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। 7 जून को बाली में आयोजित 20वीं जो आसियान रक्षा बलों को प्रमुख बैठक के दौरान 10 आसियान सैन्य प्रमुखों ने दक्षिण चीन के जल में नियमित संयुक्त प्रशिक्षण और मानविक गश्ती करने का पर जो सहमति बनाई थी। सदस्य राज्य आपके कंबोडिया के संदेह के बावजूद 18 सितंबर से 25 सितंबर तक यहाँ पे सेना और नौसेना का विशेष बल शामिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया था, और यही करता है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोकथाम उपचारों के लिए
ये उनकी जो आवश्यकताओं को ऊपर रोकने के लिए, मतलब जो भी गलत यूजेस हैं उसको रोकने के लिए इसको यूज किया। 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, कौन सा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेशेल्स में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेशेल्स में किया गया था। ठीक है। यह समुद्री बलों द्वारा आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा और सुनिश्चित करने, सहयोग बढ़ाना और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए किया गया था। एक टाइप से ये आईएनएस जो सुनैना की सेशेल्स यात्रा है 10 जुलाई से 12 जुलाई 2023 तक इस सेशेल्स की अपनी यात्रा पर निकली थी। फिर बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023, तो यहीं पे शुरू किया गया था। 79 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत पिछले 15 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर आए? ऐसा आंकड़ा दिया गया भैया, ऐसा आंकड़ा दिया गया कि आप सोच नहीं सकते कि 15 वर्षों में कितने लोग। तो ये 415 मिलियन लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, क्योंकि भारत ने गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी, समझ रहे हैं ना। हाँ, 15 वर्षों में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, तो इसकी जो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। नवीनतम अपडेट इसमें यही बताते हैं कि 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं और ये 15 वर्ष का कार्यकाल है ना। अब ये यही बताता है कि अब जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तरों में बहुत सुधार हो रहा है, इस वजह से तो इतने लोग बाहर आए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इतने आए, बेचारे भी बहुत करीब। हाल ही में किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो किसके साथ की है? ये पेरू के साथ की है। पेरू ने हाल ही में गुइलेन बैरे सिंड्रोम मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की थी। क्योंकि जो गुइलेन से आपका ये न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्र, मतलब हम बोल सकते हैं प्रीफेरल्स नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, जिससे संबंधित जो पक्षाघात है, पैरालाइसिस हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। मामलों में चिंताजनक वृद्धि के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की गई थी। इस वजह से यहाँ पे आपका आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। बहुत खतरनाक तो है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सेलबैक 2023 का आयोजन किया? भाई ये सेलबैक्स लिखा है ना, तो बिल्कुल दिखेगा उसी की तरह। किसकी तरह है? अमेरिका की तरह, है ना। तो अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना हाल ही में INUSN सेल्वेज या एक्सप्लोसिव्स ऑर्डिनेंस डिस्पोजल्स, मतलब EOD, ये 7वां संस्करण था इसमें, जिस दोनों देशों ने किया। ये भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच एक सहयोग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 रखते हैं। 82 में लिखा है कि हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन आपका ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और इसके पड़ोसी देशों के कनेक्टिविटी में निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित इसको ये विदेश मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है नहीं है वो बताना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और फिर लिखा तीसरा, इसका जो उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। ऑप्शन इसका सी सही है। सी में मतलब केवल तीसरा वाला यहाँ पे सही हो रहा है। जो इसका उद्देश्य है वो आपका आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। पहले में जैसे लिखा था तो वो गलत था आपका। IMF की बात करें तो IMF के क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। ठीक है, और यह अपने देशों को आर्थिक एवं तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करने में के साथ, सॉरी 1 और 3 इसका सही है ना। हाँ, पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि उसमें लिखा है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो अपने देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। तो बिल्कुल सही, ये अपने देशों की आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को
स्थिर रखने और आर्थिक विकास को सुगम बनाने में सभी सहायता करती है। आईएमएफ इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में नहीं रहेगा, इस वजह से गलत हो गया ना। जो आईएमएफ एक विशेष मुद्रा एसटीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं इसको। आईएमएफ उद्देश्य इसका आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना और रोजगार के नए अवसरों को उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना भी इसका कार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सा देश कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स मतलब सीएमएफ से अलग हो गया है? तो कौन सा देश? आपको संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे। यूएई ये अलग हो गया है क्योंकि खाड़ी जल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार समुद्री संगठन अमेरिका के नेतृत्व में जो बनी एक आपका सीएमएफ है, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से ही हटकर सुर्खियों में बटोरी इसने, मतलब बोल सकते हैं हट गया। सीएमएफ की बात करें 2001 में स्थापित किया गया था और इसमें 38 भागीदार राष्ट्र शामिल हैं। एक खाड़ी जल क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक वैश्विक तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि समुद्री मार्ग से जो तेल आता है तो खाड़ी देशों में कहीं कुछ हो जाता है, मतलब डाकू लूट लेते हैं या उस पर नुकसान करते हैं जो दुश्मन देश होते हैं, तो उसके लिए बनाया जाता है। किस शहर ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो ये आपका गुरुग्राम ने की थी। जब भारत की जो G20 प्रेसिडेंटी के तहत स्टार्टअप 20 में जो एंगेजमेंट ग्रुप आयोजित किया गया था, तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ था। सऊदी अरब पहला देश था जिसने 2030 तक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र में प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षी राशि आवंटन करने के लिए स्टार्टअप 20 का आह्वान या समर्थन किया था। 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा डेरेलमेंट इन इंडियन रेलवे नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो वो आपकी थी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा, मतलब हम कैग के द्वारा बोल सकते हैं, सीएजी के द्वारा, कंट्रोल एडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट, किसके द्वारा इसके किया गया था। इस रिपोर्ट में कई कमियों को चिन्हित किया गया था, रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिश की गई थी। 87 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 87 में लिखा है G20 के अंतर्गत स्थापित L20 की स्थापना बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो L20 की स्थापना की बात करने किस, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये अमृतसर में किया गया था। कहाँ पे? अमृतसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। एक मिनट ओह सॉरी, L20 की स्थापना अमृतसर नहीं, यहाँ पे पटना होगा क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में L20 शिखर सम्मेलन किया गया था। वहाँ के जो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, महामारी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, डेट दी नहीं है इसमें। अगर डेट की बात करेंगे 19 से अगर 21 मार्च 2023 की बात करेंगे तो ये अमृतसर में आयोजित हो जाएगा L20 की स्थापना की बैठक। ठीक है, मतलब समझ रहा है कि नहीं? पहले हम उसी पे जाएंगे अमृतसर पे, तो यहाँ पे अमृतसर ही लगाइए, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ये वहाँ पे हुई थी, बट ये अकॉर्डिंग टू डेट के हम थोड़ा देखेंगे, करंट का तो अमृतसर ही रहेगा। 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो विश्व निवेश रिपोर्ट ये आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा इसको किया जाता है, क्योंकि विकासशील देशों में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश आपका FDI के रुझान में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया आपका मोबाइल ऐप ई-सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन से सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ने हाल ही में ई-सारस नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह मतलब SHGs में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई-कॉमर्स अवसर प्रदान करना है। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी में लिखा है कि दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने और जो प्रमाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब
एनआरएलएम का एक हिस्सा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना हाल ही में ई सारस नामक के मोबाइल ऐप लॉन्च किया इसने। तो इसमें आपका स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी महिलाएं हैं उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सहायता और ई कॉमर्स को प्रदान करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाए, 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, जो इस बार की जो दिवस है, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑप्टेन, है ना। तो ये इनका थीम है, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑप्टेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ये 2004 से इसको शुरू किया था कि इस जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत की थी। ये क्या है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। साल अल्जीरिया अपने राष्ट्रीय रक्त आदान सेवा के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की मेजबानी करेगा और वैश्विक कार्यक्रम 14 जून को अल्जीरिया में आयोजित किया जाएगा। इस पे एक वैश्विक स्तर पर कार्य किया जाएगा। कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है? तो डास्के बैंक के आईटी केंद्र को आपका इंफोसिस खरीदने जा रही है। इंफोसिस ने डास्के बैंक के साथ दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की है और 5 साल की अवधि के लिए 454 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित समझौते को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार तक ये नवीनीकृत करने की संभावना। और इस समझौते के हिस्से के रूप में इंफोसिस भारत में डास्के बैंक में के जो आईटी केंद्र में खरीदेगी और जिसमें 1400 से अधिक लोग कार्यरत रहेंगे। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किरियाकोस, कौन सा? किरियाकोस मित्सोताकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इनको ग्रीस का प्रधानमंत्री चुना गया। कहाँ का? ग्रीस का प्रधानमंत्री। ये इनका दूसरा कार्यकाल है क्योंकि इसके पहले भी इनको चुना गया। तो लगभग 96% वोटों की प्रारंभिक गणना के आधार पर किरियाकोस मित्सोताकी ने नेतृत्व में न्यू डेमोक्रेसी ने 40% और अधिक वोट हासिल किए, जिनसे उन्हें संसद की कुल 300 सीटों में से न्यूनतम 158 सीटें मिली हैं। चलिए 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तरंग शक्ति, कौन सी? तरंग शक्ति नामक एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित की जाएगी। तो ये आपकी भारतीय वायुसेना के द्वारा ये शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य है 12 देशों की वायुसेनाओं के साथ सैन्य सहयोग करना। और ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास हो सकता है ना, 12 देशों के साथ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यूटा पर्वत, कौन सा? यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया था, वाटर लेमन स्नो के में देखा गया था, किस देश में स्थित है यूटा पर्वत? तो ये आपका अमेरिका में स्थित है। तरबूज बर्फ जैसे कहते हैं, दुनिया भर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक घटना है जो बर्फ का जीवंत रंग हरे शैवाल के खिलने के कारण होता है, जो ठंडी बर्फीली परिस्थितियों में पनपता है। यह घटना बर्फ के रंग बदलने के आभास दे सकती है, लेकिन वास्तव में यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है ना। बर्फ का रंग बदल रहा है तो वो घटना कुछ थोड़ी हो रही है, वो मोस्टली क्या उसमें शैवाल है, इस वजह से हो रहा है। तो हाल ही में अमेरिका की यूटा पर्वत में देखा गया। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो आपका किया है विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने हाल ही में तकनीकी शिक्षा परियोजना में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और लगभग इसका जो आगे का प्लान है, तो आगे 5 वर्षों में 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थाओं में सहायता प्रदान करनी है। 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सॉलिडरिटी एक्सरसाइज निम्नलिखित में से कौन कौन से आसियान देश शामिल हैं इसमें? सॉलिडरिटी वाले में आपके 1 2 3 चारों हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा है कि जो इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये चारों देश इसमें सॉलिडरिटी एक्सरसाइज एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये आसियान देश जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस ये सब शामिल है। 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 97 में लिखा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 97 का यहाँ पे ऑप्शन आपका बी दिया गया। बी में क्या लिखा है?
बी में लिखा है केवल दूसरा वाला सही है और सही वाला में बताना है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। इस सूचकांक में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को शीर्ष 3 में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। ये सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड 3 शीर्ष में शामिल है। टोटल 64 देश शामिल होते। भारत की बात करेंगे तो भारत की पोजीशन यहाँ 45 ना होकर 40 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसने 6G जो विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले संचार मंत्रालय के दूसरे विभाग ने इस रूपरेखा को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को भारत 6G विजन का दस्तावेज जारी किया था। क्वेश्चन आज के सेशन का 99 क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए विशिष्टता कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो विशिष्टता कार्यक्रम की मेजबानी आपकी जम्मू कश्मीर ने की है। किसने की? ये विशिष्टता कार्यक्रम आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया और ये वहाँ पे जो शिल्प हैं, व्यंजन है, कला, संस्कृति तो हर कोने तक फैलाने के उद्देश्य से किया गया कि सबको ये चीज़ें पता है। इस सेशन का ये 100 क्वेश्चंस पहुँच गए हम लोग। तो आप लोग चैनल पे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। देखिए मैं यहाँ पे आपको 1200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज PCS के लिए सॉल्व करा रहा हूँ और मॉक टेस्ट भी आपके IAS है, दृष्टि ये सब करा रहे हैं। UPSC जो 26 मई को होने वाला उसके लिए भी कराएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। वर्ल्ड ड्रैग रिपोर्ट 2023 की संस्था द्वारा जारी किया गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जो आपका वर्ल्ड ड्रैग रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट की चिंताजनक आंकड़े आए क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोकथाम उपचारों सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देने की जो तत्काल आवश्यकता पर जोर देना है इस बार के मतलब विचार किए गए। इसको जल्दी से लोगों तक उपचार पहुंचना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए इस टाइम में। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम आपको 100 क्वेश्चन के बाद आपको 101 से शुरुआत करेंगे। जुड़े रहिए।